नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर रत्न विज्ञान में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के उन रहस्य के बारे में जिनके बारे में हमने सोचा तो होगा लेकिन उसकी तह तक हम नहीं जा पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्या है, कैसे सिर्फ चार्ट को देख करके पता लगाया जा सकता है कि जीवन में क्या समस्या आ चुकी हैं, क्या आने वाली हैं, इनका निवारण कैसे हो सकता है। आज इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रजत जानगिर जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, 15 साल का एक्सपीरियंस इनको है, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है, वास्तु एक्सपर्ट हैं और जेमोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और चर्चा को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत कुछ जानने को है आज के इस एपिसोड में। बहुत स्वागत है रजत जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं अंशिका आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। जी, तो रजत मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि ना बहुत सारे ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जब बात करते हैं, बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, सबके लोगों के मन में होता है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। अब हम एस्ट्रोलॉजर्स को टीवी पर देख लेते हैं, बड़ा डर बैठ जाता है मन में कि अरे यार, ये तो बड़ी खतरनाक सी चीज़ है, डरावनी सी चीज़ है। तो क्या है एस्ट्रोलॉजी? देखिए, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि कोई किताब को लेके आप कोई चीज़ का प्रक्रिया को पूरी करते हैं, उस तरह एस्ट्रोलॉजी वो एक किताब है जो आपकी लाइफ की चीज़ों को और इश्यूज़ को सॉल्व करती है। ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप काफ़ी जो अपनी ऊर्जाएं हैं उसको उस हद तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ और सिंपल और बेटर और खुशहाल हो सके इन जनरल। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी को अपन सिंपल एक शब्द में ही बोलेंगे, ये एक टूल है और बाकी कुछ नहीं जी। तो उसको हम कैसे देखें? साइंस है, आर्ट है, क्या है? ये बहुत, अगर काफ़ी लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि क्या ये मिथ है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, बट अगर देखा जाए तो सारे के सारे जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हमारे कहते हैं प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो प्लैनेट्स की जो सबसे ऊर्जा होती है वो है हमारा सन। जो सूर्य है, सूर्य से ही सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह सारे बाहर निकले हैं, ठीक है, और सूर्य के आसपास ही इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जब ये प्लैनेट्स बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आपस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिजिक्स का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, और इसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर पूरी पूरी एनर्जी जो ऊर्जाएं इंटरेक्ट करती हैं अपने अर्थ के ऊपर, अपने सूर्य की दृष्टि अर्थ के ऊपर, बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि अर्थ के ऊपर, तो उस बेस के ऊपर अपन बोल सकते हैं कि ये एक विज्ञान है और उस विज्ञान की हेल्प से हम अपनी लाइफ को और बेटर बता सकते हैं। यस, इसके अंदर नक्षत्र भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर ज़ोडिएक्स जिसे अपन राशियां बोलते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है, और ग्रहों की दृष्टि जो है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो इसको हम बोलेंगे कि एक बहुत सटल विज्ञान है और उस विज्ञान के बेस पे हम एक बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे लोगों को प्रॉब्लम और उनके निवारण की बात करते हैं। जी। तो रजत, जो एस्ट्रोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा दुनिया में फैली हुई है, सब लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं, लगभग, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर ये एस्ट्रोलॉजी जो है, आखिर इसकी उत्पत्ति, शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो जो हमारे ऋषि पराशर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपन बात कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट की बात अपन जब करते हैं, ठीक है, डोमिनी से भी पहले की, तो बहुत पहले से, रामायण से भी पहले की अगर बात करी जाए तो वहाँ से एक ऋषि पराशर के दृष्टि जो थी वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर उन्होंने जहाँ पे चांद सितारे और बाकी उनके नक्षत्र उनको रीड करना चालू किया और उस बेस पे बहुत सारी किताबें बनाई और उन किताबों के बेस पे उन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजी की पूरा ग्रंथ लिखा। अब उनकी डिमाइस या उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं उनके, ठीक है, उन लोगों ने वो किताबें ली और वो अलग अलग तरीके से उन एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चालू करें। उनमें से एक जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी होगी, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होगी, एक जेमिनी हो गई, उससे लाल किताब होगी, ऐसे करते करते भिन्न भिन्न प्रकार की एस्ट्रोलॉजी की जो दृष्टियाँ हैं वो आई। और जहाँ तक बात करें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो अपन बात करते हैं ऑन द ग्राउंड, उसे बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करके हम इन जनरल लोगों का निवारण या इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। रजत, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? इसको थोड़ा आप क्रिस्प में हमें बता सकते हैं, जैसे कि जिससे हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है उससे डिफरेंट है, अगर है तो कैसे? देखिए, मोस्टली देखा जाए तो हर एक एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना कुछ बेस बनता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जैसे वो लग्न चार्ट के ऊपर से बात चालू करते हैं, ठीक है, लग्न चार्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जब आपका बर्थ होता है, ठीक है, अब मान लीजिए जिसके किसी दिन किसी आपका जन्मदिन 1 तारीख जनवरी को 1990 के अंदर हुआ और किसी ना किसी एक लोकेशन पे हुआ,
ठीक है। जहाँ पे हम स्थल की बात करते हैं, जन्म स्थल, इसलिए वहाँ पे बहुत वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर जन्म समय की बात करते हैं तो कई जगह कुछ टूल्स होते हैं जिसके बेस पे या आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करके एक इंसान का समय, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि उस दिन, जिस दिन उसका जन्म हुआ था, जिस कोऑर्डिनेट्स पे हुआ था, उस बेस पे कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ था। उस राशि के बेस पे ये देखा जाता है कि जो ईस्टर्न साइड अपन बोलते हैं ना, ठीक है, जैसे अपन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करते हैं, ठीक है, तो पूरब साइड से क्योंकि सूरज जहाँ से उगता है उस दिशा में देखा जाए कि कौन सा जोडियाक राइज कर रहा था, उस बेस पे उसको जो एनर्जी मिली है वहाँ से हम एक बर्थ चार्ट की एनालिसिस चालू करते हैं। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंटीग्रल और सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट आता है। जी। तो अब जैसे रजत, बहुत से लोगों का मन में ये भी सवाल रहता है कि काम नहीं करती, तो अगर उनको भी अगर हम समझाएं, और जिनको विश्वास है उनको तो विश्वास है ही, तो अगर इस पर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी आखिर काम किस तरह से करती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है? देखिए, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बेसिक साइंस है, ठीक है। जितना हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा लोग उसमें उलझ जाएंगे। काफ़ी जगह काफ़ी जो एस्ट्रोलॉजर्स ऑन द ग्राउंड हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं, बट जितना अपन चीज़ों को सरल रखें, जितना लोगों को हम सिंपल रखेंगे, प्रॉब्लम्स को लेकर, दृष्टियों को लेकर, एनालिसिस को लेकर, और उसी तरीके से अगर हम बताएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी है, अगर आपकी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है तो उसको और अच्छा किस तरह का है, जितना अपन चीज़ों को सिंपल रखें उतना ज़्यादा लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो डर के बेस पे काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो डर है वो काफ़ी लोगों को सोचता है कि यार मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए अच्छा है, या मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे मेरे बारे में पता लग गई, ठीक है, कोई ख़राब बोल दिया, तो मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं चाहता नहीं करना। लेकिन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है कि आपको पता है। मान लीजिए कि आपको पता लग रहा है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, या फिर आपको घुटनों में दिक्कत होगी, तो अगर आप मान लीजिए आप कुछ चीज़ें पहले से ही ढंग से करना चालू करें, जैसे पानी का सेवन थोड़ा और बॉडी में बढ़ा दें, ठीक है, या तो आप मान लीजिए अपने हेल्दी डाइट खाना चालू कर दें, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथ रहे, तो आपकी वैसे ही निवारण ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम इस तरह से करते हैं बिल्कुल। तो यही चीज़ों को लोगों को जो डर है ना, वो लोगों को सोचता है कि यार मैं तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे को अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ बात हो गई और वो चीज़ अगर नहीं हुई तो इससे बढ़िया तो मैं जानना ही नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो विश्वास का जो पात्र होता है यहाँ पर, वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करता है। और जितने लोग अगर विश्वास करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता रहेगा, या उनको वो चाहते हैं पता करना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, ठीक है, और क्या चीज़ को वो बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निवारण करके अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, लोग ये नहीं सोचते हैं, बहुत से लोग जो डरते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, तो मुझे भी बड़ा डर लगता है। अगर मैं बात करूं, मुझे बड़ा लगता है कि मैं अपनी कुंडली नहीं दिखवाना मुझे, क्योंकि अगर उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव आया तो पता चला मैं उसको सोच सोच कर ही परेशान होती रहूं। तो ये आपने बताया कि हमें इसको काम भी कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल, और प्रॉब्लम के आने से पहले उसका निवारण भी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और देखिए अंशिका, अगर आपको डर लगता है कि ये आपको कुछ ऐसा पता लग गया, तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको पता लग गया कि भाई आपको पता है कि चलो कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो इसको कैसे ठीक करा जा सके, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको पता है कि इसको इस तरह ठीक कर पाऊँ कि मुझे पता ही नहीं लगे कोई प्रॉब्लम है, तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, बिल्कुल, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जी, ठीक है, मान लीजिए किसी के, अगर आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का नुकसान होना है, तो आप ऐसी रेमेडीज ऑन द ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको 1 लाख की जगह मुश्किल से 1 या 5,000 का नुकसान हो जाए। लेकिन नुकसान होगा ज़रूर, लेकिन वो इस तरह होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चलो ठीक है इतना थोड़ा बहुत हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। द पॉइंट इज़ कि देखिए लाइफ में हर चीज़ का जो इवेंट है ना वो होगा ही होगा, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आपके हाथ के अंदर है, ठीक है। आप ये तय कर सकते हैं कि वो उस इंटेंसिटी को कितना कम या इतना कितना बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ अगर अच्छी होनी है तो उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको अगर 1 लाख का नुकसान की जगह 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो 1 लाख के फ़ायदे की जगह आपको 5 लाख का फ़ायदा कैसे हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको सेल करने की बात है, लेकिन कम से कम आप ये देख के समझ सकते हैं कि अगर आपकी ऊर्जाएं अगर अच्छी हो रही हैं तो आप उसको कितनी बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको रिलेटिवली और हैप्पीनेस मिले ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो लोगों में डर बैठा हुआ है उस डर को निकालने की हमें ज़रूरत है, जिससे कि जब वो डर निकलेगा तभी तो समस्या सामने आएगी, हमें दिखेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको अभी ही ठीक कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, जिसको लेकर लोग फिर बाद में रोते हैं, बाद में पछताते हैं। जी। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि हमारी तो दशाएं इतनी ठीक चल रही है लेकिन हमको फिर भी फ़ायदे नहीं हो रहे। जी, ठीक है, लेकिन आपको फ़ायदे तो हो रहे हैं, इतने फ़ायदे नहीं हो रहे।
कोई बात नहीं। देखिए आप एक जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ जीता है, ठीक है, उस तरह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं जी। देखिए जो चार्ट के अंदर जो 12 भाग होते हैं, ठीक है, हर एक भाग का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट भाग जो कुंडली का होता है वो होता है आपका लग्न, ठीक है, वो आपकी हेल्थ, आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस और आपकी पूरी की पूरी दृष्टि, पूरी बॉडी की दृष्टि उसके ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। जितना आप उसको बेटर करेंगे उतना आपकी लाइफ और बेटर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पंचमेश, भाग्येश, बाकी सारी चीज़ों की भी बात करते हैं, ठीक है। भाग्य की बात करें, जितना हम भाग्य को उच्चारण करेंगे, जितना हम भाग्य को और स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भाई मेरे को है ना इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पैसे इतने से ही आते हैं। अब ठीक है, आपका जो भाग्य है वो रिलेटिवली कम कमज़ोर काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा और उजागर करेंगे, अगर आप उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे तो आपके भाग्य आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा देगा। जी। तो मैं आप यहाँ से, जैसे अभी आपने जिक्र किया बर्थ चार्ट का, आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें और भी बताई। मैं आपसे बर्थ चार्ट की बात करना चाहूँगी कि कैसे पॉसिबल है, अगर हम एक लेम इंसान की तरफ से देखें तो ये कैसे संभव है कि सिर्फ बर्थ चार्ट देखकर ही आप सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए बर्थ चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, जी। प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, इन तीन के बेसिस पे, ठीक है, आप एक चार्ट को अपने सामने ओपन करते हैं। उसके बाद आप उसके लग्न को देखते हैं कि उस लग्न की राशि क्या है। उस बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं और ये जानते हैं और एनालिसिस करते हैं कि उस राशि के बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट उसका कौन सा है, ठीक है। मान लीजिए जो राशि है, अगर मीन राशि है, ठीक है, तो मीन राशि का जो लॉर्ड बोलेंगे उसको, ठीक है, हम बृहस्पति बोलते हैं, तो बृहस्पति की पोजीशन क्या है, किस तरह वो आपके कुंडली के अंदर चीज़ें और बेटर कर रहा है, कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि आ रही है, ठीक है। उसकी तीन दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवी, ठीक है। तो उसकी दृष्टियाँ वो पंचम, सप्तम और नवी जगह किस तरह उस चीज़ को और बेटर कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से हमारी एनालिसिस चालू होती है और उस एनालिसिस के बाद हम बताते हैं कि इस कुंडली के अंदर और क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, किन किन दोषों को वो आपका प्लैनेट ठीक करता है, उसके अलावा उसके कौन से फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं जो और भी ज़्यादा आपके भाग्य को एलिवेट करते हैं। जो पहला, पांचवा और जो नवा घर होता है, उनके जो लॉर्ड्स होते हैं उनको देखा जाता है और उस बेस पे रत्नों का भी जिक्र करके उनको पहनाया जाता है, जिससे चीज़ें और एनर्जीज और बेटर होती हैं, लाइफ और सरल होती है। रजत, मैं आपसे बात ज़रूर करूंगी रत्नों के बारे में, स्टोन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि हम कुंडली जब देखते हैं, बर्थ प्लेस, बर्थ का टाइम और बर्थ का डेट देखा जाता है, तो सेम टाइम पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर भी जन्मे होते हैं, तो क्या उन सब की किस्मत एक जैसी हो जाती है? ये तो कैसे संभव है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए कोई ट्विंस होते हैं ना, जैसे अपन वो एक दिन की बात छोड़िए, एक समय की ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जो दो ट्विंस होते हैं वो भी बराबर नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं 70% उनकी जो एनर्जीज हैं बॉडी की सिमिलर होती है। कहते हैं ना, बचपन के अंदर सिखाया जाता है कि अगर बेटा एक काम कर, अच्छे बच्चों के साथ रहा कर, अच्छी दृष्टियों के साथ रहा कर, पढ़ा कर, और इन्हीं के साथ में जितना रहेगा उतना ही उन्नति करेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितना आप अच्छी ऊर्जा के पास रहोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। मान लो कि अगर कोई इंसान गलत संगत में पहुंचा तो गलत ऊर्जा की तरफ पहुंचा और गलत ऊर्जा से वो गलत डायरेक्शन में जाना चालू हुआ, ठीक है। तो जिस तरह से एक ही, जो कहते हैं ना कुंडली के समय टाइम के, अगर ट्विंस की बात करूं तो दो जने वो अपनी अपनी एनर्जीज किस तरह उसको यूटिलाइज करते हैं और किस तरह अपना पाथवे फाइंड करते हैं, वो एनर्जीज उनको इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि आपकी भले ही टाइम पीरियड अच्छे चल रहे हो, लेकिन अगर आपने कर्म उस तरह अच्छे नहीं किए हों, ठीक है, तो आपको हानि तो होगी जी, ठीक है। और अब वहीं पे अगर आपने अपने अच्छे समय पे अपने उतनी रेमेडीज, या आप सोचिए आपने उतने अच्छे भी कर्म कर रखे हो, तो आपको उसका लाभ भी उस तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का खेल है। एनर्जी बैलेंसिंग ही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। इन द बेस टूल तो है ही, लेकिन जितने आप अपनी एनर्जी, इतनी ऊर्जाओं को आप बैलेंस करोगे, वही एक बेस एस्ट्रोलॉजी का साधन है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि कार्मिक चीज़ें भी होती हैं, कर्मों का भी इसमें रहता है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस पर हम अलग से डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने रत्नों के बारे में जिक्र किया, तो मैं रत्नों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि रत्न कैसे काम करते हैं, स्टोन कैसे काम करते हैं। तो महज पत्थर, अगर हम देखें तो सिर्फ पत्थर है, लाल, पीला, या अगर हम डायमंड को ले लें ट्रांसपेरेंट, तो कैसे काम करते हैं? छोटा सा पत्थर कैसे जिंदगी बदलता है? देखिए पत्थर में कोई जान नहीं होती, पहले तो जान कहते हैं ना, एनर्जाइज करा जाता है, जान डाली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि पत्थर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस करेगा, कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
पत्थर एक पर्टिकुलर एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जिस तरह अगर आप मानिए कि सूर्य की लाइट जो होती है, सूर्य की रेज जैसी रश्मियाँ आपके जेम के अंदर आती हैं, मान लीजिए आपने इससे येलो सफ़ेद या पुखराज पहन रखा है, ठीक है, जो सूर्य की रश्मियाँ जिस तरह एक जेम के अंदर घुसती हैं, ठीक है, वो आपके जेम के थ्रू रिफ्लेक्ट होके आपकी बॉडी के अंदर एक डेडिकेटेडली एनर्जी डाल रही होती है। वो एनर्जी से आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैलेंसिंग होती है, जिसकी वजह से आपका सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होता है आपका मस्तिष्क, ठीक है, आपका दिमाग, और आपको जो कहते हैं शांति मिलना, सबसे पहली चीज़ जो इंसान को मिलती है वो है शांति, ठीक है। अब उस शांति के बेसिस पे क्या होता है, इंसान सबसे पहले तो ठीक महसूस करता है, बेसिक चीज़, ठीक है। जैसे जैसे वो ठीक महसूस करना चालू करता है, वो उसका जो कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप जिस तरह करता है वो बेटर होता है। अगर मान लीजिए जो मैंने चीज़ आपको कहना चाहिए आपने उसको उसी तरह समझा, ठीक है, तो मेरा आधा काम तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद आपने उसी चीज़ को रेप्लिकेट या फिर उसको रेसिप्रोकेट किया मेरी तरफ कि आपको समझ आई और आपने एक कम्युनिकेशन चैनल बना दिया। उस तरह चीज़ें और आगे बढ़ना चालू हुई, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ना चालू हुई उस तरह लोगों को बेनिफिट्स होना चालू होते हैं। किस तरह के बेनिफिट्स, मान लीजिए कि अगर आप वर्क स्पेस में बात करें, ठीक है, कर्मस्थल की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस के अंदर आपके ऐसे कम्युनिकेशन बेटर होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली जल्दी अच्छी आती है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है तो वो कन्वर्ट जल्दी तरीके से होती है। तो ये एक धीरे धीरे तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, और रत्नों का उतना ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे बनता है। तो रश्मियाँ जो होती हैं वो जेम के अंदर जाती हैं तो वो उस बेस पे आपको एनर्जी अच्छी मिलती है। कुछ जेम ओपेक भी होते हैं, ठीक है, और कुछ जेम होते हैं जो स्टेम भी होते हैं। जैसे अपन पर्ल की बात करी जाए, ठीक है, जिसे अपन मोती बोलते हैं, मोती की अगर बात करी जाए तो मोती के अंदर तो कोई रेज नहीं जा रही, तो मोती किस तरह काम करता है। अब मोती के ऊपर जिस तरह पानी डलेगा, ठीक है, तो मोती वो पानी जब रखता है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उस पानी को एब्जॉर्ब करती है और उस बेस पे आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करें, जैसे मूंगा बोलते हैं, रेड कोरल भी स्टेम है, स्टेम भी हल्की हल्की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट होती है और उसी की ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर आती है। हर जेम एक अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मैं सिर्फ मोती की बात करूं, आप नोटिस करें अगर अच्छी क्वालिटी का मोती है तो वो डिप्लीट ज़रूर होगा, क्योंकि कहते हैं कि मोती ढीला होना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके रिंग मोटी हो गई है। बात यह है कि जब आपकी बॉडी को उस मोती की ऊर्जाओं की जब ज़रूरत होती है तो वो पानी जब मोती पे पड़ता है तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और मोती धीरे धीरे करके अपनी साइज़ को डिप्लीट करता रहता है और छोटा होता जाता है, ठीक है। इस तरह आपको बॉडी के अंदर वो ऊर्जाएं और एनर्जीज मिलती हैं। जी रजत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपसे प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं हमें। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी मिल रही होंगी, जैसे कि आपने बताया कि मोती इस तरह से काम करता है। बाकी रत्नों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। राज जुड़ गए हैं जयपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है राज आपका। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल है कि ये मेरे मतलब मैंने काफी पंडितों से दिखा रखा है ये, एंड ज्यादातर यही बोलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से मतलब मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। चाहे मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ या फिर मैं आगे करियर के लिए बारे में चाहता हूँ, तो उसमें मतलब मेरा कुछ भी मन वगैरह नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब जो भी हो रहा है सब नेगेटिव ही हो रहा है मेरी लाइफ में। ओके। राज, आपका डिटेल्स बताइए, आपकी बर्थ की डिटेल्स। मेरा बर्थ डेट है 25 जून 1992। बर्थ का टाइम क्या है राज आपका? 9:25 पे सुबह के। जी। बर्थ प्लेस? जयपुरी। जयपुर। तो पहले तो देखिए राज, स्वागत आपका। और दूसरी चीज़ जिसने भी आपको बताया कि काल सर्प दोष है कुंडली में, पहली चीज़ तो काल सर्प दोष होने के लिए आपके सारे के सारे जो प्लैनेट्स होते हैं राहु से केतु के बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं काल सर्प दोष नहीं दिख रहा है। ये अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो सही नहीं है। लेकिन कुंडली में बाकायदा जो दोष दिखते हैं, पितृदोष आता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे राहु में चंद्र की दृष्टि, राहु की चंद्र पे दृष्टि और राहु की सूर्य पे जो दृष्टि आ रही है वो इतनी खास नहीं बनती। इसके अलावा चीज़ों में काम आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, नज़र जल्दी लगना, ये एक तरह का प्रॉब्लम इन जनरल आता है, ठीक है। अब आपके जो समय चल रहे हैं वो सूर्य की दृष्टि के चल रहे हैं और आपका जो लग्नेश है, ठीक है, वो चंद्र का जो उसका लॉर्ड है उसका चंद्र है।
चंद्र की महादशा आपकी 2024 में चालू हो रही है और वो समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो काल सर्प दोष आपके नहीं है, आपके पितृदोष डेफिनेटली बनता है, तो पितृदोष का निवारण जरूर कराएं। ठीक है, और एक मोती का रत्न धारण करें, करियर में बहुत उन्नति होगी। अभी आपने बताया रजत कि हम मोती के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोती डिप्लीट होना शुरू करता है, और बेसिकली वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो बॉडी हमारी उस मोती से लेने लग जाती है। तो जहाँ पर हमारी एनर्जी वीक हो रही होती है, मोती के थ्रू हमारे पास कम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन एक तरह से होने लगता है। मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगी कि क्या जैसे मोती इस तरह से काम करता है, बाकी के रत्न, जब हम बात करें ब्लू सफायर की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि सक्सेस रत्न है, इसको पहने और इंस्टेंट आपको सक्सेस मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, काफ़ी लोग ब्लू सफ़ायर जिसे अपन नीलम बोलते हैं, जी। नीलम से काफ़ी लोग डरते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि एक काम करिए, अगर आप पहले तो आप उसे तकिए के नीचे रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आपको सूट करता है। भाई, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोले कि पहली चीज़ तो आपको अच्छा बुखार है तो पैरासीटामॉल खा, ये वाली दवाई पैरासीटामॉल खा के देख लीजिए, ठीक हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। जी। मतलब जब तक पहली चीज़ तो डॉक्टर को ये नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है, तब तक वो सही सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसी तरह अगर नीलम की बात करी जाए, काफ़ी लोग नीलम की बात करते हैं सक्सेस स्टोन है, ठीक है, लेकिन फिर भी धारण करने से पहले ये बोला जाता है कि इसे तकिए के नीचे रखिए या बाजू में बांध लीजिए। ठीक है, अगर आपको सर दर्द हुआ तो क्या ही, तो आप मान लीजिए आपके लिए सूट नहीं करता, अगर आपको अनईजीनेस हुई तो मान लीजिए आपको सूट नहीं कर रहा। लेकिन ये बात सच नहीं है। ठीक है भाई, अगर अच्छा क्वालिटी का नीलम हुआ, भले ही आपके लिए अच्छा हुआ या ख़राब हुआ, इन जनरल आपकी ऊर्जाओं पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिविटी जो होती है इन जनरल बॉडी के सर से बाहर निकलती है। सबसे पहले जब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, ठीक है, चोट लगी, तो चोट लगने के बाद दर्द तो होता ही है। ठीक है, स्किन के अंदर दर्द तो होता ही है। जब तक वो दर्द को आप झेलोगे नहीं, ठीक है, वो ठीक भी उस तरह नहीं होगा। इसी तरह से नीलम का जो सवाल है, ठीक है, सक्सेस की बात करी जाए, नीलम की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि, और या शनि की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है कि किस जगह बैठा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको शनि सूट करता है। अगर शनि सूट नहीं करता तो नीलम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर शनि सूट करता है तो नीलम आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। शनि एक जज की तरह है। ठीक है, तो जज क्या करता है, जज पहले चीज़ देखता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसकी बेस पे वो आपको दंड या आपको फल देता है। शनि का काम ही यही है, चीज़ों को जज करना। बिल्कुल। ठीक है, और उस जजमेंट के बेस पे वो देखता है कि कितना आपकी लाइफ को और बेटर किया जाए। बिल्कुल। शनि उस एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है क्लास के अंदर, जो भले ही 60 बच्चों की क्लास में अगर 59 बच्चे को अगर परेशान करेगा तो एक बच्चे को बहुत ऊपर उठा देगा। ठीक है, उसी तरह जो नीलम का रत्न होता है, नीलम का रत्न जिसको सूट करता है उसको ऊंचाइयों और सक्सेस को तो डेफिनेटली वो देता ही है। ऊपर से जो कर्म स्थल होता है, ठीक है, करियर का स्थल होता है, वहाँ का लॉर्ड भी होता है वो, और उसको उठाने का काम भी कहीं ना कहीं शनि करता है। तो यस, सक्सेस तो डेफिनेटली वो देता है, लेकिन साथ साथ में अगर गलत रत्न पहना, गलत क्वालिटी का शनि का रत्न पहना, तो वो उतना ही परेशान भी कर सकता है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर क्वालिटी भी आपके रत्न की, अगर आपको सूट भी करेगा, क्वालिटी भी अगर आपने गलत पहन ली तो भी आपको नुकसान उतना हो सकता है, तो भी आपको पीड़ा और इतनी परेशानी हो सकती है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो हम रत्न ले रहे हैं ऑथेंटिक होना चाहिए और असली होना चाहिए। रजत, अब एक और प्रश्न मेरे मन में सवाल आ गया कि अगर हम बात करें रत्नों की, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सही है, असली है या नकली है। अगर हमें कोई बेचने वाला होगा तो हो सकता है वो नकली भी बेचते, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको हम नहीं दे सकते, आपको पता होगा चीज़ें, तो हर किसी को नॉलेज नहीं होती है। तो वो हम लोग किस तरह से, जो हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं, तो हम लोग घर पे बैठे क्या देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि रत्न असली है या नहीं है? देखिए, रत्न असली और नकली का जो पैरामीटर है वो एक अच्छा जेमोलॉजिस्ट डेफिनेटली बता सकता है, और साथ साथ में एक अच्छी लैब, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब ज़रूर बता सकती है कि क्या ये जेम जो है या जो रत्न है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। अब जेन्युइनिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मान लीजिए नेचुरल हो गया, लेकिन क्वालिटी कैसी है, ठीक है, हीटेड है या नहीं, ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी जैसे रत्नों के, अगर नीलम की ही बात कर लेते हैं, हम नीलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे थाईलैंड में बैंकॉक नाम की जो जगह है, ठीक है, वहाँ से जो जेम आते हैं वो मोस्टली हीटेड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए श्रीलंका से जो जेम आते हैं, ठीक है, वो टेक्निकली अनहीटेड ही होते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट कराना उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये हीटेड और नॉन हीटेड इनका क्या रहता है? देखिए, अगर जेम अगर हीटेड निकला तो पहली चीज जो उसकी प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है किसी भी जेम की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, आपने मैग्नेट देखा है, जी ठीक है, अगर मान लीजिए बचपन में कभी उसके ऊपर प्रेस रखी है, नहीं ऐसे तो नहीं किया। कोई बात नहीं, तो अगर आप मैग्नेट के ऊपर प्रेस रखोगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, हीट होता ही। इसी तरह अगर आप जेम को हीट करोगे तो उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। ये बात अलग है, जेम बहुत सुंदर हो जाएगा जी। जिस तरह मैग्नेट लस्टरस हो जाता है, जितना सुंदर दिख जाता है ना गर्म होते ही, ठीक है, उतना ही जेम उतना सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कलर डिफ्यूज हो जाता है, इक्वल हो जाता है हर जगह, ठीक है, अलग अलग जगह से और उभार आता है, क्लीन बन जाता है जेम। जितना क्लीन होगा उतना सुंदर दिखेगा, और वही चीज ज्वेलरी के अंदर यूज होती है। ओके। ठीक है, तो इसलिए जेम को टेस्ट कराना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट वहां से कराएं जो एक लिजिट लैब हो। देखिए, बहुत सारी लैब ऐसी हैं, काफ़ी सारे ऐसे वेंडर्स भी हैं जो बोलते हैं हम आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, बट जब तक वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब नहीं है, आप उस सर्टिफिकेट को प्लीज़ ट्रस्ट ना करें, और सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब से ही एक जेम को टेस्ट करवाएं। तो रजत, हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन हमें हमारे व्यूअर्स के लिए मिल रही है। इसके साथ मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि क्वालिटी जो है वहाँ पर जो रत्न होता है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो मैं आपसे अब क्वालिटी की बात करना चाहूँगी। अगर हमें क्वालिटी जेम्स चाहिए, हमें किन चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ से हमें परचेज करने हैं, कहाँ से नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो क्वालिटी का जो पैरामीटर होता है, ठीक है, एक सिंपल अगर ट्रेडिंग सेक्शन की बात करें तो 4 C होते हैं। पहला होता है कलर, ठीक है, जितना कलर डीप होगा, जितना कलर क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आपका अच्छा जेम रहेगा। दूसरा पैरामीटर होता है क्लैरिटी, ठीक है, जितना जेम क्लियर होगा, क्लीन होगा अंदर से, ट्रांसपेरेंट होगा अंदर से, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तीसरा पैरामीटर आता है कट। कट के अंदर भी बहुत अलग तरीके से कट होते हैं, एमरल्ड कट होता है, प्रिंसेस कट होते हैं, ठीक है, बैगेट कट होता है, अशर कट होता है। तो जिस तरह से वो जेम कट है, एडिशनली वो जेम क्या आपके सारे अच्छे पोर्शंस होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी एक अच्छा पैरामीटर होता है। ये तीसरा पैरामीटर हो, और चौथा पैरामीटर जो होता है वो होता है कैरेट, क्योंकि हर बेस पे हर कैरेट जैसे जैसे कैरेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो जेम और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं शुरुआत के 3, चौथा पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ एक जेम की कॉस्ट बढ़ाता है। ठीक है, ये तो 3 पैरामीटर जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी जेम की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। जो ये लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट लैब्स होती हैं, ये क्या करती हैं, कोई भी आपका जेमस्टोन लेती हैं, उस जेमस्टोन के बेसिस पे उसके ऊपर अलग तरह से लाइट डालती हैं, उसके अलग तरीके से एंगल्स के ऊपर रिफ्रैक्शन करती हैं, ठीक है, और उस बेसिस के ऊपर एक एनालिसिस, उनकी जो टूल होते हैं उस एनालिसिस के बाद वो बताती हैं कि ये जेम कितना हीटेड है, ठीक है, क्या इसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, और इसमें क्या क्या तरीके के ट्रीटमेंट्स हो रखे हैं, और वहाँ पर वो कमेंट सेक्शन में ये भी बताते हैं कि दिस इज़ अ हीटेड जेम और इसके अंदर ये तरह का ट्रीटमेंट हो रखा है। ओके, ठीक है, इस बेस पे आप पता कर सकते हैं, और अपने को सिर्फ और सिर्फ अनहीटेड जेम पे ही फोकस करना होता है, उसमें भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच रजत, आपने बहुत सारी डिस्कशन आपके साथ में हमने किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। इसी के साथ इस एपिसोड के लिए हम यहीं पर विराम लगाते हैं, रुकते हैं। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, आप यहाँ आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपको ज्योतिष के बारे में, रत्नों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, और इस एपिसोड को भी दोबारा आप देख सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।